मैंने आपके इस वर्क को अब तक प्रायः जो आपके पाठ हैं सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड हैं ऑलमोस्ट पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ एक आध चैप्टर बचा हुआ है, तो उसी क्रम में आज हम आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और वह है कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री। यानी इसके अंतर्गत मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, बड़ा गंभीर मामला है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है आपसे कि यह महत्वपूर्ण मामला है उत्पादन का, फर्म एंड इंडस्ट्री का, जहां उत्पादन होता है और उसको बाजार में भेजा जाता है और बाजार में भेज करके कीमतें ली जाती हैं और फिर उन कीमतों के आधार पर उस व्यापार का आगे संचालन किया जाता है। मैं आपको बतलाऊं कि इस क्रम में आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि समय तत्व, जिसको कि अंग्रेजी में टाइम एलिमेंट कहते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइम एलिमेंट को हमारे पुराने अर्थशास्त्रियों ने बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन जब मार्शल ने अपना काज संभाला तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कीमत निर्धारण के क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है टाइम एलिमेंट, समय तत्व। और समय तत्व की चर्चा पहली बार प्रोफेसर मार्शल ने की, और मैंने आपको बतलाया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब मूल्यों का निर्धारण होता है तो उसमें मैंने कहा कि साम्य बिंदु वहाँ बनता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ बनता है जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले यानी डिमांड पक्ष और सप्लाई पक्ष दोनों एक बिंदु पर मिलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और उस पर जो परपेंडिकुलर लंब डाला जाता है उसी के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है। इसलिए मांग और पूर्ति की जो क्रियाशीलता है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आइए, अब देखिए इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव फर्म, इक्विलिब्रियम फर्म एंड ऑप्टिमम फर्म। तो आज इसी पर हमारा और आपका मुख्य चर्चा का बिंदु है। अब आप इस बात को समझिए, पूछेगा कि व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव फर्म, प्रतिनिधि फर्म क्या है। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का निर्धारण उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और सीमांत लागत के संतुलन द्वारा निश्चित किया जाता है। एक तरफ मार्जिनल यूटिलिटी है और दूसरे तरफ मार्जिनल कॉस्ट है, और दोनों का जब संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तभी कीमतें बाजार में निर्धारित होती है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि यदि किसी वस्तु का उत्पादन, जिसको कि वृद्धिमान उत्पादन नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अनुसार हो रहा है, तो उत्पादन वृद्धि के साथ साथ सीमांत उत्पादन व्यय निरंतर घटता जाएगा। और ऐसी स्थिति में किसी वस्तु का उत्पादन लागत से अधिक होगा, यानी वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से अधिक होगा। चूंकि कॉस्ट घट रहा है, डिक्रीजिंग है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई? तो ऐसी स्थिति में कीमत, औसत लागत, जिसको कि एवरेज कॉस्ट, जिसकी चर्चा मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या है, इसको समझना होगा। तो मैंने कहा कि एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, न कि सीमांत लागत के बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। तो अब प्रश्न आपके सामने उठ खड़ा होगा, और क्या होगा? किसी एक उद्योग में बहुत फर्में होती हैं। मार्क कीजिए,
इंडस्ट्री जब एक होगा तो उसमें बहुत सारे फर्म काम करते हैं, अतएव वस्तु की कीमत की औसत लागत के आधार पर निर्धारित की जाए, ये सवाल उठेगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मेरी समझ से प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का, रिप्रेजेंटेटिव फर्म का कंसेप्ट प्रस्तुत किया। और क्या कहा मार्शल ने, गंभीरता से सुनिए। मार्शल ने कहा, विद इन इन्वर्टेड कॉमा में क्या कहा मार्शल ने, कि दीर्घकालीन सामान्य कीमत प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होनी चाहिए। औसत लागत के बराबर होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। लॉन्ग टर्म की बात इन्होंने किया। और इसी क्रम में रिप्रेजेंटेटिव फर्म को, प्रतिनिधि फर्म को आगे बढ़ाते हुए, बहुत स्पष्ट करते हुए मार्शल ने प्रकृति से इसको जोड़ने का प्रयास किया और उसका उदाहरण दिया। प्राकृतिक वन वृक्षों का उदाहरण दिया। किसने? मार्शल ने दिया। क्या कहा? वनों में कुछ इस प्रकार के वृक्ष होते हैं जो अंकुरित होते रहते हैं, कुछ पूरी ऊंचाई तक बढ़ चुके होते हैं और कुछ पुराने होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। मार्क कीजिए, कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट इसने प्रकृति के साथ मार्शल ने जोड़ा। वनों में वृक्षों की भांति किसी उद्योग के अंतर्गत विभिन्न फर्मों को भी मार्शल ने निम्न भागों में बांट दिया। नंबर 1 क्या है? नई फर्में जो कि हाल में ही प्रारंभ हुई है और जिसका लाभ बढ़ रहा है, फर्स्ट पॉइंट का बताया। और दूसरा कि कुछ सुव्यवस्थित फर्में जो अनुभवी हो चुकी हैं और आंतरिक तथा बाह्य वस्तुओं का पूरा लाभ कमा रही है। याद कीजिए, यहाँ कीमतों के निर्धारण का ही ये सारे एनालिसिस दिए जा रहे हैं कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। और तीसरा उन्होंने कहा कि पुरानी फर्में जो अपनी कुशलता खो चुकी है और नीचे नीचे जा रही है। ऐसे भी फर्म है, ऐसे भी उद्योग हैं जिनका रेपुटेशन खराब हो रहा है, तो उनको तो नुकसान होगा ही ना। ये कॉम्पिटिटिव एज है। और एक पॉइंट और दिया मार्शल ने, वो क्या है कि पुरानी फर्में हैं। और उसके बाद मार्शल ने कहा कि दूसरी श्रेणी के फर्म को प्रतिनिधि फर्म कहा है। मतलब आंतरिक और बाह्य वस्तुओं को पूरा कर लाभ कमाने का काम जो फर्म कर रही है, उस पर मार्शल ने अधिक ध्यान दिया और मूल्य निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की। आप देखिए, फर्म की औसत लागत से ही कीमत निर्धारित होती है। एवरेज कॉस्ट से ही कोई भी फर्म इन इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स है अपनी वस्तु की कीमतों का निर्धारण बाजार में करने का प्रयास करता है। थोड़ा और समझिए, आगे बढ़ाइए। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। What are the special features of the representative? You must know, the class must know about it. क्या है भाई? अगर आपसे कोई पूछेगा तो yes sir, I do agree with your contention. Number 1 point in the favor of this representative firm is, न तो कोई बहुत नई फर्में होती है और न बहुत पुरानी फर्में होती है। कहाँ? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फर्म। दूसरा पॉइंट है, इसका न विकास होता है न संकुचन होता है। तीसरा है, इनको न हानि होती है न लाभ होता है। और फोर्थ पॉइंट है, दीर्घकालीन सामान्य कीमत इसी फर्म की औसत लागत के बराबर होती है। यानी एवरेज कॉस्ट के बराबर ही लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर होना चाहिए और तभी मूल्यों का निर्धारण होता है। अब देखिए, एक ऐसी भी फर्में हैं, क्या है, जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उद्योग में बड़े पैमाने की उत्पादन की बाह्य एवं आंतरिक वस्तुएं कहाँ तक उपलब्ध है। मैंने आपको इस क्लास को बतलाया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में मैंने बहुत पहले आपको बता दिया है। वन हैज़ टू लुक एट इट्स ऑल्सो, क्योंकि बड़े उद्योग चल रहे हैं ना, तो बाह्य मितव्यताएं क्या हैं, आंतरिक मितव्यताएं क्या हैं, ये सब आधार हैं मूल्यों के निर्धारण के लिए। किसके लिए? रिप्रेजेंट। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और आप उसको देखने का प्रयास करें।
एक डायग्राम भी मैं नीचे हम दे रहे हैं, लेकिन पहले समझिए। जैसे किसी उद्योग में ए बी सी डी एवं ई 5 फर्में हैं। एक इंडस्ट्री में 5 फर्म काम कर रहे हैं, इनमें से प्रत्येक की उत्पादन लागत अलग अलग है, नेचुरल है। ए फर्म सबसे अधिक कुशल है और उसकी औसत उत्पादन लागत ओपी है। चित्र में आप देखिएगा ओपी है। जैसे जैसे चित्र में हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं, फर्में अकुशल होती चली जाती हैं, इनएफिशिएंट होती चली जाती हैं। ई फर्म सबसे अधिक अकुशल है और इसकी औसत उत्पादन लागत ओटी के बराबर है, जो ये डायग्राम आपको बता रहा है, आप देखेंगे। यदि सी फर्म को प्रतिनिधि फर्म मान लिया जाए तो मार्शल के अनुसार सामान्य कीमत सी फर्म की औसत लागत ओ आर के बराबर होगी। अब आप इस डायग्राम को देखिए और आप स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह डायग्राम बताता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब डायग्राम से इसको देख लीजिए। एक दूसरा भी कंसेप्ट आया। अभी तो आपने मार्शल के मुताबिक देखा कि रिप्रेजेंटेटिव फर्म में हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस इज मेंटेन्ड, इसको मैंने स्पष्ट कर दिया, डायग्राम आपको स्पष्ट करेगा। एक दूसरी भी विचारधारा सामने आई, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और जिसमें प्रोफेसर पीगू का नाम आता है, यानी इक्विलिब्रियम फर्म ऑफ पीगू कहा जाता है इसको। अब देखिए पीगू ने क्या कहा। पीगू ने इस संतुलन के बारे में क्या कहा। पीगू ने कहा कि साम्य फर्म इक्विलिब्रियम फर्म संबंधी विचार मार्शल के प्रतिनिधि विचार, माइंड कीजिएगा, मार्शल के प्रतिनिधि फर्म यानी रिप्रेजेंटेटिव फर्म के विचार का ही एक दूसरा संशोधित रूप किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर पीगू ने कहा। क्या कहा? पीगू ने कहा कि विभिन्न फर्मों वाले किसी संपूर्ण उद्योग के साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति का मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट होने पर भी संभव है कि इस उद्योग की सभी फर्में साम्य की अवस्था में न हो, इक्विलिब्रियम के स्टेज में नहीं हो, अर्थात जबकि उद्योग विशेष में न तो विस्तार हो रहा है और न संकुचन, नाइदर एक्सपेंशन नॉर कंट्रैक्शन, तब भी व्यक्तिगत रूप से कुछ फर्मों का विस्तार या संकुचन हो सकता है। इसमें से चूंकि बहुत सारे फर्म है ना, तो उसमें कुछ संकुचन और एक्सपेंशन हो सकता है। यह भी संभव है, उसने आगे यह भी पीगू ने कह दिया कि यह भी संभव है कि कोई ऐसी भी फर्म हो जिसका न तो विस्तार होता है और न संकुचन, अर्थात साम्य की स्थिति में है, जैसे है वैसे ही असाम्य की स्थिति में है। ऐसी फर्म को ही प्रोफेसर पीगू ने साम्य फर्म कहा, यानी इक्विलिब्रियम फर्म कहा। देखिए एक उदाहरण और मैं देता हूँ जिससे आपको बहुत स्पष्ट होगा और समझना भी चाहिए। थोड़ा यह डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगी बाद में। क्या कहा पीगू ने? इसको स्पष्ट करते हुए, किसको स्पष्ट करते हुए? इक्विलिब्रियम फर्म को स्पष्ट करते हुए ही हैज स्टेटेड, क्या स्टेट किया? साम्य फर्म से उनका मतलब यह रहा कि जब संपूर्ण उद्योग इस अर्थ में साम्य की स्थिति में होता है, फर्म के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग होते हैं, याद रखना, कि वह एक सामान्य पूर्ति कीमत पर नियमित रूप से वस्तु की वायु मात्रा का उत्पादन कर रहा है, वायु मात्रा मांगे, तो उस समय एक ऐसी फर्म भी विद्यमान होती है, मौजूद रहती है, जो वस्तु की नियमित मात्रा एक्स का उत्पादन करके व्यक्तिगत रूप से साम्य की स्थिति में होगी। मैंने आपको एक अरिथमेटिकल आपको नीचे मैं डायग्राम दे रहा हूं, आप इसको देखिए कि एक काल्पनिक उदाहरण है। साम्य फर्म की धारणा को समझने के लिए काल्पनिक है, लेकिन इसके आधार पर आप एक अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वह इस प्रकार है। ऊपर जो मैंने
अरिथमेटिकल एक प्रेजेंटेशन दिया, ऑल्दो काल्पनिक है, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए क्या है। उपर्युक्त तालिका से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समूचा उद्योग 1974 और 1975 2 वर्षों में साम्य की स्थिति में हैं, क्योंकि कुल उत्पादन स्थिर है, यानी दोनों वर्षों में 155 टन है, किंतु सभी फर्में साम्य की स्थिति में नहीं हैं। जो ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ए तथा डी फर्मों का विकास हो रहा है, लेकिन बी और ई फर्मों का संकुचन और केवल सी फर्म ही साम्य की स्थिति में हैं। अतः पीगू के अनुसार सी फर्म ही साम्य फर्म है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम फर्म है, इक्विलिब्रियम फर्म है जो संपूर्ण उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रही है। अतः इसी फर्म की लागत से कीमत का निर्धारण होता है। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि कैसे कीमत का निर्धारण होता है। अब देखिए एक चीज़ और समझिए कि इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ भी जाना पड़ेगा, यानी लेट अस हैव ए glance view about the special feature of this equilibrium form of Pigou. What is this? Number 1, साम्य फर्म केवल उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जब संपूर्ण उद्योग साम्य की स्थिति में हो, यानी टोटल इंडस्ट्रीज इक्विलिब्रियम के स्टेट में हो। नंबर 2, इस फर्म को न तो लाभ होता है और न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। तीसरा, उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत इसी फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होती है। और चौथा है कि यद्यपि साम्य फर्म एक काल्पनिक फर्म है, लेकिन यह विचार आर्थिक विश्लेषण में बहुत उपयोगी है। इसलिए इन सारी बातों को इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, जहाँ की कीमतों का निर्धारण होता है उद्योगों में, ये सब बड़े कारगर होते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊं आपको ताकि क्लियर हो जाए, और वह है कि एक सवाल उठेगा कि ऑप्टिमम फर्म, इसी क्रम में इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के कॉन्टेक्स्ट में, कीमतों के निर्धारण के कॉन्टेक्स्ट में एक और सवाल उठता है, एक और प्रिंसिपल आता है जिसको कि हम ऑप्टिमम फर्म की संज्ञा देते हैं, और हिंदी में सर्वोत्तम फर्म की संज्ञा देते हैं। क्या है भाई? आधुनिक अर्थशास्त्रियों का ये विचार है कि दीर्घकालीन उस सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम फर्म की उत्पादन लागत के बराबर होता है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होता है। सर्वोत्तम फर्म एक ऐसी फर्म है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का सर्वश्रेष्ठ समन्वय होता है। ऐसे फर्म की औसत लागत न्यूनतम होती है, मिनिमम, तथा औसत लागत एवं सीमांत लागत दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। माइंड इट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। रॉबिन्सन ने क्या कहा इसके बारे में? कहा कि सर्वोत्तम फर्म वह फर्म कहलाती है जिसमें वर्तमान तकनीकी विधियों तथा संगठन योग्यता की दशाओं में प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, जबकि सभी लागतें सम्मिलित कर दी जाती हैं जिन्हें दीर्घकाल में सम्मिलित करना आवश्यक होता है, टोटल कॉस्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो एक यह भी तरीका है कि ऑप्टिमम फर्म के में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए, सर्वोत्तम फर्म की कुछ अपनी भी खासियत है, और उस खासियत में बड़ा महत्वपूर्ण खासियत है, क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा है कि ये समय तत्व के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और उन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि मूल्य का निर्धारण है। जैसे मैंने पहले कभी आपको बताया होगा कि जब शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है और सप्लाई ऑफ गुड्स अधिक होता है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स अधिक होता है तो क्या होगा, वहाँ उस मार्केट में डिमांड साइड ज़्यादा उपभोक्ता प्रिवेल करता है और कीमतें कम हो जाती हैं। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टाइम एलिमेंट, कि वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम है और उसमें आप सामान की पूर्ति न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट उसी पर आपको डिटरमिन करना पड़ता है। अब देखिए, सर्वोत्तम फर्म को संक्षेप में अगर आपसे और हमसे कोई पूछेगा तो हम बताएंगे कि इसकी विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1,
क्या है? इस फर्म का आकार सर्वोत्तम होता है, ऑप्टिमम होता है। दूसरा, इस उद्योग की सबसे कार्यकुशल फर्म होती है। तीसरा, इसकी उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, मिनिमम कॉस्ट होता है। और इस फर्म की सीमांत लागत और औसत लागत भी बराबर होती है। नेक्स्ट, इस फर्म का उत्पादन एवं लाभ उसी समय अधिकतम होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्म के द्वारा लिया जाने वाला मूल्य सीमांत लागत और सीमांत आय के बराबर होता है, इक्वल टू। और सर्वोत्तम फर्म के आकार में परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, इसके लिए भी एक मैं छोटा सा आपको नीचे डायग्राम दे रहा हूं, जिसको कि आप देखेंगे तो आपको अंदाज लगेगा। वो क्या है कि इस चित्र में ए बी सर्वोत्तम फर्म की उत्पादन लागत रेखा है, ए बी लागत रेखा है, और इस फर्म की ओ एम अनुकूलतम उपज होगी, क्योंकि इसी उपज पर फर्म की औसत उत्पादन लागत न्यूनतम है और प्रतियोगिता में यही उत्पादन सीमांत उत्पादन व्यय के बराबर होती है। इसलिए ये आप डायग्राम नीचे देखें और आपको यह बहुत सहायता प्रदान करेगा कि कैसे मूल्यों का निर्धारण होता है। आपको मैं बताऊं, लोग इसको देखो, तो मैंने आपको 3 फॉर्मूला और 3 प्रिंसिपल्स, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, रिप्रेजेंटेटिव फर्म के बारे में एज पर सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाने में सक्षम हुए होंगे। अगर कहीं किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो मेरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए और मैं आपको सबसे बताऊंगा। तो इतना तो मैंने बता दिया कि कैसे होगा, लेकिन लास्ट में मैं बता दूं आपको अंत में कि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कीमत निर्धारण में बहुत सारे, जिसकी चर्चा मैंने की, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, इस सब की चर्चा मैंने की है, पहले बतलाया है आपको, सेकुलर प्राइस, इस सब के बारे में बताया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि विभिन्न उद्योगों के लिए फंक्शनल टाइम, क्रियात्मक समय अलग अलग होते हैं। अर्थात एक उद्योग में अल्पकाल दूसरे उद्योग में दीर्घकाल से लंबा हो सकता है, ये याद रखना पड़ेगा। विभिन्न समयावधियों के बीच अंतर क्रियात्मक समय पर आधारित होता है, अर्थात मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन करने से भी संबंधित होता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव फर्म का जो कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का जो कंसेप्ट है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप देख लीजिए कि जेके मेहता ने भी अंत में इसके बारे में कह दिया कि प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रायोगिक अवस्था यानी टेक्नोलॉजिकल में होता है और मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैव साम्य में नहीं, यानी नहीं रहता। तो मेहता ने क्या कहा इसके बारे में थोड़ा हटके कि प्रतिनिधि फर्म वह है जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार के विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती है। तो प्रतिनिधि फर्म केवल उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति कहीं दो तक नहीं है, वरन वह उद्योग में फर्मों के प्रवेश करने तथा निकलने के निर्णय का भी आधार बनती है और सामान्य कीमत इसी फर्म के लागत द्वारा निर्धारित होती है, फर्म द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए प्रतिनिधि फर्म को देखकर ही नई फर्में उद्योग में प्रवेश करने तथा पुरानी फर्में उद्योग में बने रहने या छोड़ने का निश्चय करती है। जब प्रतिनिधि फर्म अपना विस्तार करती है, एक्सपेंशन करती है, तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं, और जब प्रतिनिधि फर्म का संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है, तो नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश करने की बात नहीं सोचती। हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ फर्म उद्योग को छोड़ भी दे,
यानी मूल्यों के निर्धारण में इन सारी समस्याओं को देखना पड़ता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, फर्म एंड इंडस्ट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव फर्म और ऑप्टिमम फर्म, इस सब को मैंने विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया और इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। Many thanks for your patient hearing in the class. We will talk further in next our discussions. Thank you.